नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपके रेखा गणित का अगला भाग लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने कुछ सूत्र लिखाए थे, आइए उससे कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर आगे आज के सूत्र यानी व्रत का टॉपिक हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 49:81 है के अनुपात में है, उनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया था कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल PQR वो किसी भी दो भुजाएं यानी कि AB बटे PQ का वर्ग के बराबर होता है। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो इधर लिख लो कितना 49/81 और भुजाओं का पूछा है तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर लगाए तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, यानी कि ये आ जाएगा आपका √49/81 यानी कि 7/9 यानी 7:9। तो इस तरह से आपको ये करना है, कल मैंने बताया भी था इसको। अगला देखिए, चित्र में DC बराबर 9 सेंटीमीटर है, ये जो है DC ये 9 सेंटीमीटर है, तो DO कितना होगा। तो मैंने बताया था माध्यिका जो होती है वो ऐसे 2:1 में काटती है एक दूसरे को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग 2 होगा, यहाँ तक 1 होगा। मेरे हिसाब से 9 को ये वाला भाग बताना है, ठीक है। तो DO बराबर कितना होगा, देखिए DO बराबर होगा, छोटा भाग है 1 ऊपर, दोनों का योग नीचे, इधर वाला 1 इधर वाला 2 होता है कि नहीं होता है, तो 3 × 9, तो ये काटेंगे तो इधर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर OC पूछा होता तो 2 ऊपर रख देते, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है, चित्र में ये जो है ये BC ये 5 दे रखा है, ये कितना है। तो देखो सीधी बात है, इसमें ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, ये वाली भुजा इसके, और बीच का कोण दोनों का 20-20 डिग्री दे रखा है, यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, सर्व अंग सम, यानी कि सारे अंग बराबर होंगे। तो BC 5 है तो QR भी कितना होगा, 5 होगा, सीधा सीधा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं। आइए चलते हैं, आज हम व्रत के कुछ नियम देख लेते हैं। तो आइए व्रत के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये एक व्रत होता है, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु जो होता है केंद्र उसको कहते हैं, वो है O, ठीक है। ये बाहर इसकी परिधि होती है, इसको क्या कहते हैं हम, परिधि। अच्छा ठीक है, तो देखो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली, परिधि से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। फिर और देखिए, परिधि से परिधि मिलाने वाले इसको हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है आपकी, सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाएगी, इसे हम कहते हैं व्यास। व्यास, व्यास जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे पूछा जाता है सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। अच्छा देखो, जीवा 2 टुकड़ों में तोड़ती है, ठीक है, व्रत को। तो जीवा से बने जो टुकड़े होते हैं ना, व्रतखंड कहते हैं। ये छोटा व्रतखंड और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा व्रतखंड, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे अगर हमने ये जीवा खींच दी तो ये हो गया छोटा व्रतखंड, छोटा व्रतखंड, और ये होता है हमारा बड़ा व्रतखंड, ठीक है। 2 व्रतखंड होता है। और जब 2 त्रिज्याओं से टूटता है कोई त्रिभुज, कोई वर्ग, जैसे ये 2 त्रिज्याएं हैं तो इस तरह से जो टूटता है इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो इसमें भी यही होता है, छोटा त्रिज्यखंड और एक बड़ा त्रिज्यखंड। तो इस तरह से त्रिज्याओं से बनता है त्रिज्यखंड, और व्यास जीवा से बनता है क्या, जीवा से बनता है आपका व्रतखंड। इतना ध्यान रखेंगे। त्रिभुज को केवल स्पर्श करते जाती है रेखा, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, यानी काटती नहीं है, केवल उस पर स्पर्श रेखा, केवल उसको टच करते हुए जाती है। तो ये बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी थी कि जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होता है, व्रतखंड क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इनके कुछ नियम। तो आइए नियम देख लेते हैं। ये एक व्रत है, इसमें एक जीवा है AB, ठीक है। तो याद रखना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे मध्य बिंदु पर काटता है, यानी कि अगर केंद्र से इस पर लंब डाल दें 90 डिग्री तो AP और PB के बीच आता है। आइए देखिए इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई बताओ। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना, इस तरह से ऐसे हमने बनाया, मान लीजिए जीवा है ये, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ बनेगी। ठीक है, ओ ए बी इस तरह से बना लिया, तो जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये लंब है ना, लंब डाल दूर, इसका मतलब दूरी है तो लंब होगा। यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ए पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक कैसा त्रिभुज है ये, त्रिभुज एक बन गया आपका कैसा, समकोण त्रिभुज। आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग। ठीक है, ए पी पता चल जाए उसका डबल कर लेंगे, हमें ए बी आ जाएगा, बहुत आसान है। तो 10 का वर्ग बराबर ओ पी कितना है 6 का वर्ग प्लस ए पी का स्क्वायर, तो ये जाएगा 100 माइनस 36 बराबर ए पी स्क्वायर, यानी आ जाएगा 64 बराबर ए पी स्क्वायर। ए पी बराबर अंडर रूट 64 यानी कि 8। याद रखना ये 8 जो है वो ए पी आई है आपकी, पूरी जीवा नहीं आई, जीवा होगी इसकी डबल। जीवा की लंबाई होगी आपकी कितनी 8 गुणे 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको करना है, कई लोग यहाँ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, बस आपको सीधा। तो ये इसीलिए मैंने आपको तुरंत एग्जाम्पल भी इसका बता दिया, इसको एक बार देख लें। नेक्स्ट है कि देखो सीधी बात है, केंद्र से बराबर दूरी होगी तो जीवा की लंबाई भी समान होगी, और अगर जीवा की लंबाई समान है तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। यानी कि अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है तो ए बी और सी डी भी बराबर होंगे, यानी बराबर दूरी स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। अगला है, अगर ए बी और सी डी बराबर है तो ये जो कोण है वो भी बराबर होंगे, यानी कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ही जीवा है और उस पर 2 कोण बने हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है कोण ए पी बी बराबर ए क्यू बी, यानी कि एक ही जीवा पर एक और बने कोण, सभी कोण समान होंगे। चाहे ये कोण यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे ये यहाँ बना दो, सब कोण बराबर होंगे। ये आपस में कोण बराबर होंगे, एक ही ओर हैं, तो याद रखेंगे ये चीज़। अगला है, एक ही जीवा पर दोनों ओर अलग अलग कोण बने होंगे तो वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन कैसे होंगे, संपूरक होंगे, यानी उनका योग 180 होगा, ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण का। ठीक है, तीसरा है कोण ए ओ बी बराबर 90। अगर ये जीवा जो है, अगर इस जीवा को हम क्या बना दें, इस जीवा को हम बना दें व्यास, तो इसका मतलब है इस पे जो बना कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण सदैव समकोण होता है। ये देखो ये जीवा अर्धवृत्त पे नहीं है क्योंकि केंद्र यहाँ पर है, ये भी नहीं है क्योंकि अर्ध केंद्र इसका यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर केंद्र जो है इसी जीवा पर है, इसका मतलब ये व्यास है, और व्यास पर बना कोण 90 अंश का होता है, या अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव 90 अंश का होता है। दे देगा आपको सीधा डायग्राम दे देगा और इस कोण का मान बताया ये पूछेगा। आपको देख लेना है कि अगर ये ओ से होकर गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है, तो इसका मान 90 होगा। अगला है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना कोण ए पी बी। इसका मतलब केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो इस तरह से देख लेंगे इनको एक बार, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष हैं वो परिधि पर टच करते हों, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। यानी कि अगर इस तरह का कोई चतुर्भुज बना है तो हम उसे चक्रीय नहीं कहेंगे, याद रखना। ये वाला बिंदु जो है, ये वाला अगर यहाँ पर लग जाता है तो फिर ये चक्रीय बन जाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योग क्या होता है 180 होता है। आइए स्पर्श रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो आइए स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को केवल टच करके जाए, स्पर्श करके जाए, उन्हें कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वैसे तो त्रिभुज पे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन ये जो वर्ग है वैसे तो वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन परिधि पर एक बिंदु, मान लो ये ए दे दिया और कहा गया इससे स्पर्श रेखा खींचो, कितनी खींच सकते हो, तो आपने एक तो ये खींच दी। अब आप दूसरी अगर जरा सी भी तिरछी करोगे तो इसको काटेगी, इसलिए एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और पूरे वृत्त पे अनंत खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसके जैसी, लेकिन बिंदु बदल जाएगा। दूसरा, स्पर्श रेखा से
लंब स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, यानी स्पर्श रेखा पे अगर हम लंब डाल दें तो वो किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाता है। और अगला है वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये एक वृत्त है और ये हमारा P बिंदु है जो बाहर है इसके, अब यहाँ से हम इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाल सकते हैं, केवल 2 डाल सकते हैं और वो बराबर होंगी, ठीक है। और वो भी कैसी होती हैं, वो भी समान होती हैं। एक बिंदु से अगर पड़ी हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी AP बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, आइए कुछ सहस्पर्श रेखाओं के बारे में हम जान लेते हैं। सहस्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। सहस्पर्श रेखाएं ऐसी स्पर्श रेखाएं जो 2 वृत्तों को एक साथ स्पर्श करती हो। तो पहला नियम है 2 वृत्त जो स्पर्श नहीं करते हैं उन पर 4 सहस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि अगर ऐसे हम 2 वृत्त बना लें, देखो इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, बना के भी समझ सकते हो। इस तरह से हमने 2 वृत्त बना लिए हैं और इन पे हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, सहस्पर्श रेखा। तो एक तो ये खींच जाएगी, एक ये खींच जाएगी, एक ये इस तरह से खिंच जाएगी और एक इस तरह से खिंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितनी 4 सहस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मेरी मिली नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों को याद रखना, मिल जाएगी अगर आप स्केल से खींचोगे। तो 2 ऐसे वृत्त जो आपस में नहीं स्पर्श कर रहे उन पर 4 सहस्पर्श रेखा खींचेगी। अब नेक्स्ट हम इनको थोड़ा सा मिला देते हैं, यानी कि अभी बाहर स्पर्श नहीं कर रहे, बाहर से स्पर्श करा देते हैं। 2 वृत्त जो बाह्य स्पर्श करते हैं उन पर 3 सहस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए करके देखते हैं भाई। एक ये व्रत है हमारा और एक ये व्रत है। अब इस पे खींचते हैं 1, 2 और 1, ठीक है। आप देखेंगे जितना आप इस व्रत को पास लाते चले जाएंगे उतनी सहस्पर्श रेखाएं कम होती जाएंगी। 2 व्रत जो एक दूसरे को काटते हैं उन पर 2 सहस्पर्श रेखाएं। अब ऐसे 2 व्रत बना लो जो एक दूसरे को काटते हैं, भाई काटते हैं तो एक सहस्पर्श रेखा ये, एक सहस्पर्श रेखा ये, यानी 2 ही हुई, ठीक है। फिर है अगला 2 व्रत जो अंत स्पर्श करेंगे उन पर केवल एक, अंत स्पर्श मतलब अंदर से टच करेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। इस पर केवल यहाँ पर जो जहाँ पर ये टच कर रहे हैं वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला है जो व्रत या संकेंद्रीय हों या अंत स्पर्श भी नहीं करते हैं उन पर कोई स्पर्श रेखा नहीं आएगी। आप खुद करके देख लो इसका, चलिए खुद करके देख लेते हैं हम। ये हमने खींचा, संकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र समान है, अब अंदर से भी छू नहीं रहे हैं। अब इन पर आप कहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, कहीं खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। सहस्पर्श रेखा जो दोनों को टच करे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको रटना नहीं है आपको, बस याद रखना है जितनी दूर होंगे उतना ही ज़्यादा स्पर्श रेखाएं होंगी, जितनी पास आते जाएंगे उतनी ही कम होती चली जाएंगी। 4, 3, 2, 1 और फिर 0, यानी कि अलग अलग दूर दूर होंगे, यानी कि बाहर स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो 4, जब बाहर तक स्पर्श करते हैं तो 3, जब काट देते हैं एक दूसरे को तो 2, और अंदर से स्पर्श कर रहे हैं तो 1, और अंदर से स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो 1 भी नहीं। तो इस तरह से आपको ये याद कर लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए चलते हैं, देख लेते हैं। ये एक P बिंदु है, इस व्रत पर स्पर्श रेखाएं डाली हैं PA और PB। देखिए इसमें क्या समानता है, देखिए अब अच्छा देखिए आपको, ये OA और OB तो त्रिज्याएं हैं, ये तो बराबर रहेंगी, और OA ये तो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, त्रिज्या हैं तो ये बराबर रहेंगी। फिर कोण A और कोण B ये दोनों 90 डिग्री हैं, और अगर आप देखेंगे तो OP दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में। तो इसका मतलब देखो क्या है, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण या फिर बराबर है। तो इसमें कौन सी आपको मैंने कल बताई थी, RHS सर्वांग समता लगेगी, यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है। त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO या BPO एक ही बात है। इसका मतलब ये सर्वांग सम है, इसका मतलब है कि ये जो है भुजाएं PA बराबर PB, यानी कि किसी भी एक बिंदु से डाले गए जो स्पर्श रेखाएं वो सदैव बराबर होती हैं। बस इतना ही मुझे बताना था, आप बस इतना याद रखना, एक बिंदु से डाले गए स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं, इसको आपको ये याद रखना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना, अगर सभी अंग सम है तो ये कोण जो है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, सारे कोण भी बराबर होंगे, सभी भुजाएं भी आपस में
बराबर होंगी। यानी कि अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे देगा, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि मान लीजिए प्रश्न आपको दे दिया गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। अब आपको देखो क्या करना है, ये 7 है, ये 12 हो गया। आपको पता है ये, एक मिनट सॉरी, इसको 13 कर लीजिए, थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन में। तो ये 7 है और दूरी कितनी है, 13 है। अब आपको पता है ये पूछा है AP, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। ये क्या, आधार है, तो आपको लंब चाहिए। आप बस इसमें लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग कितना है, 13 का वर्ग बराबर आधार 7 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हो जाएगा 13 13 169 बराबर 49 प्लस लंब का वर्ग। यानी आपका 169 माइनस 49 बराबर लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका कटके तो ये हो जाएगा आपका 120। तो लंब का वर्ग 120 है, तो लंब हो जाएगा आपका 120 अंडर रूट में, अंडर रूट 120 का मान निकाल लेना, वही आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, हो सकता है यहाँ फिक्स वैल्यू भी आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, अंडर रूट में आ जाए तो आपको करना नहीं, मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से कर लेने हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित। तो सीधी बात है, ये जो होगी भुजा, ये बीच वाली, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये देखो 90 डिग्री के सामने है, इसका मतलब ये हो जाएगी क्या, कर्ण। और ये आधार या लंब कुछ भी मान लो तो ये निकाल लेंगे आप। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। या इसको केवल एक आप सूत्र से करना चाहें तो क्या होगा, देखो सीधा सीधा स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसको सूत्र बनाना चाहे तो बहुत आसान है बनाना। क्या किया था हमने, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, दूरी का वर्ग माइनस अंडर रूट में ले लेंगे, दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सूत्र है आपका कि आपका इस तरह से एक वृत्त बना है, उसके भीतर एक त्रिभुज है और उसके एक शीर्ष से स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, तो याद रखना स्पर्श रेखा खींचने के बाद ये जो कोण है, ठीक है, इसको अगर हम PQ मान लें तो ये जो कोण है BCQ, या सीधे ऐसे डालें, ये कोण ऊपर वाले के बराबर होगा, इस तरफ के अपोजिट में है, और ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कोण BCQ बराबर कोण CAB, और इधर करेंगे तो कोण PCA बराबर कोण BAC, यानी कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। अब ऐसा होता क्यों, देखो इन तीनों का मान 180 होगा क्योंकि ये सीधी लाइन है, और इन तीनों का मान भी क्या होना चाहिए, 180। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखने ये क्रॉस में रहता है, ये कोण इस ऊपर वाले के बराबर, ये कोण इस ऊपर वाले के बराबर। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। इसके क्वेश्चंस और त्रिभुज के क्वेश्चंस मिलाकर हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें नेक्स्ट हम आपको इसके सारे क्वेश्चंस ही कराएंगे। इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, रट लें, और एक की प्रैक्टिस कई बार कर लें, इससे आपको ये याद बने रहें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।